स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि जापान ने पैसिफिक ओशियन के अंदर जो न्यूक्लियर प्लांट का पानी है, जो वाटर है, उसको रिलीज किया है, जिसकी वजह से काफी सारा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो चाइना ने यहां पर प्रतिबंध लगा दिया है इंपोर्ट के ऊपर। बेसिकली क्या है कि चाइना बहुत सारे जो सी फूड्स हैं वो जापान से इंपोर्ट कराता था, लेकिन ये आप खबर देख सकते हो, चाइना बैन्स सी फूड फ्रॉम जापान आफ्टर द फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट बिगिंस इट्स वेस्ट वाटर रिलीज। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल से बताऊंगा कि ये कौन सा वेस्ट वाटर है जो जापान रिलीज कर रहा है, आखिरकार किस प्रोसेस के थ्रू किया जा रहा है, चाइना ने क्या किया है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अभी अभी हमारा 3 लाइव बैच स्टार्ट किया गया है यूपीएससी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक के लिए। यूपीएससी 2024 में जो भी आपके परीक्षा होंगे वहां पर आप 3 लाइव बैच, दैट इज प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी, इंग्लिश, कोई भी लेना चाहते हैं हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव। अब ध्यान रखिएगा, ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और सारी चीजें आपको इस कोर्स के अंदर मिल जाएंगी, कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए जापान के अंदर मैं आपको पहले मैप दिखाता हूं, यहां पर 4 मेन आइलैंड्स हैं, आपको पता होना चाहिए। राइट साइड का ये वाला इमेज अगर आप देखोगे तो सबसे ऊपर वाला ये आइलैंड है, दैट इज होकाइडो, और ये जो सबसे बड़ा है ये कहा जाता है होन्शु। फिर उसके नीचे शिकोकू और क्यूशु, ये 4 मेन आइलैंड्स हैं। तो यहां पर जो इसका सबसे बड़ा आइलैंड है ना, होन्शु आइलैंड, यहां पर आप देख सकते हो इसकी कैपिटल है टोक्यो, इधर आपको देखने को मिलेगी, ये लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं, ये है टोक्यो। और उसके जस्ट अबव यहां पर आप देखोगे ये है आपका फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब 2011 में इसमें एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, जिसकी वजह से वहां पर क्या हुआ है कि इस पूरे पावर प्लांट को, न्यूक्लियर पावर प्लांट को कूल डाउन करने के लिए जो पानी वगैरह आपका कलेक्ट हुआ था, अभी स्टोरेज में रखा हुआ है, ये जो पानी है उसको रिलीज किया जा रहा है। वो सब मैं आपको आगे डिटेल से बताऊंगा कि पानी बेसिकली कैसे रिलीज होगा, क्या होगा, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन क्या हुआ है कि ये जो पानी रिलीज हो रहा है यहां पर समुद्र में, पैसिफिक ओशन में, इसको लेकर चाइना ने प्रोटेस्ट किया है। इनफैक्ट वहां पर जो लोग हैं वो भी इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कई सारे एनवायरमेंटलिस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चाइना का कहना है कि हम जो भी सी फूड मंगाते हैं जापान से वो हम यहां पर बैन कर देंगे। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं तो जापान से सबसे ज्यादा जो सी फूड का एक्सपोर्ट है वो चाइना के अंदर ही किया जाता है। और सबसे पहले तो चाइनीज कस्टम अथॉरिटीज ने इसको लेकर धमकी दी थी, कहा कि हम इसको ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जब जापान ने ये पानी रिलीज कर दिया उसके बाद से चाइनीज कस्टम अथॉरिटीज ने कहा कल कि हम इमीडिएट बेसिस पर ये जो बैन है वो लगा रहे हैं और ये सारे जो इंपोर्ट ऑफ एक्वाटिक प्रोडक्ट्स होते हैं उसके ऊपर लगाया जाएगा। बेसिकली चाइना यहां पर यह कह रहा है कि ये जो पानी रिलीज किया गया है इसकी वजह से जो मान लो फिश हो गए और जितनी भी चीजें हैं वो कंटैमिनेट हो सकती हैं, और वो कंटैमिनेशन की वजह से ये जो सी फूड है वो उसको हम कंज्यूम नहीं करेंगे, और इसी की वजह से चाइना ने ये बैन लगाया है। लेकिन दूसरी तरफ जापान का कहना है कि ये वाटर सेफ है, मतलब कि जो भी वाटर रिलीज हो रहा है समुद्र के अंदर वो सेफ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई सारे साइंटिस्ट ने भी इसको लेकर एग्री किया है। इनफैक्ट यूनाइटेड नेशंस की जो न्यूक्लियर वॉच डॉग है, आपको पता होगा IAEA, दैट इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उन्होंने भी कहा है कि ये प्लान को अप्रूवल मिल गया है। और साथ ही साथ जो क्रिटिक्स हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें इसको लेकर अभी और स्टडी करना चाहिए था, जापान को ये जो पानी है वो रिलीज नहीं करना चाहिए था। तो सबसे पहला अब यहां पर क्वेश्चन ये आएगा कि ये पानी है क्या और ये पैसिफिक ओशन में क्यों रिलीज हो रहा है। देखो मैं आपको ले जाना चाहता हूं 2011 में क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, और इनफैक्ट 9 मैग्नीट्यूड का, रिक्टर स्केल पर आप देखोगे 9 मैग्नीट्यूड का आया था, और इसकी वजह से काफी बड़ा सुनामी भी देखने को मिला था। क्या हुआ था कि वहां पर जो आप देख रहे हो, जो मैंने आपको लोकेशन बताई, जो फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट है, वो इस सुनामी और अर्थक्वेक की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया। मैं आपको पिक्चर्स भी दिखाता हूं, इस तरह से पूरा तहस नहस हो गया था। इनफैक्ट बताया जाता है कि उस पूरे पावर प्लांट में जो रिएक्टर नंबर 1, 2 एंड 3 था वहां पर मेल्टडाउन देखने को मिला था, और लार्ज रेडिएशंस, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ रेडिएशंस भी निकले थे, ऐसा बताया जाता है।
अब इसके साथ साथ आपको यह भी पता होगा किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट में वहां पर रिएक्टर का जो कोर होता है उसको कूल डाउन करने के लिए यहां पर वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो बताया गया कि जो कूल डाउन करने के लिए जो वाटर का इस्तेमाल किया जाता था वो बेसिकली बेसमेंट में रिलीज हो गया, मतलब कि जो रिएक्टर की बिल्डिंग है और जो बेसमेंट है वहां पर यह आपका निकलकर फैल गया। और साथ ही साथ वहां पर क्या हो रहा था कि रेन वाटर और ग्राउंड वाटर वो सब आपस में मिक्स हो गए। तो बेसिकली क्या है कि 2011 से जब से ये हादसा हुआ है यहां पर जो पूरा रिएक्टर था, जो पूरा न्यूक्लियर पावर प्लांट था, उसको कूल डाउन करने के लिए, रिएक्टर को कूल डाउन करने के लिए लगातार नए फ्रेश वाटर की आवश्यकता होती है और वो फ्रेश वाटर का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि वहां पर चीजों को कंट्रोल किया जा सके और धीरे धीरे करके ये जो पूरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसको हटा दिया जाए। देखो इसको आप में से कई लोगों को लग रहा होगा तो इसको होने को तो लगभग 10 साल से ज्यादा हो चुका है, 12 साल हो चुके हैं, तो अभी तक ये कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? देखो ये इतना आसान नहीं होता। यहां पर इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए हम न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात कर रहे हैं, कई दशक लग जाते हैं। आज भी चेरनोबिल वाला हादसा याद किया जाता है, आज भी वहां पर अक्सर आपने देखा होगा कि चेरनोबिल की चर्चा होती है, लोग वहां पर जाना नहीं चाहते क्योंकि रेडियो एक्टिव रेडिएशन निकलने का कुछ खतरा होता है। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं तो हर दिन वहां पर 170 टन ऑफ कूलिंग वाटर चाहिए होता है जो रिएक्टर है उसको कूल डाउन रखने के लिए। और वहां पर अब मान लो हर दिन नए फ्रेश वाटर की आवश्यकता पड़ रही है, कूलिंग वाटर की आवश्यकता पड़ रही है, तो जाहिर सी बात है कि जो वाटर का इस्तेमाल हो रहा है उसको सिंपली ऐसे ही आप समुद्र में नहीं डाल सकते। वो अभी तक क्या हो रहा था कि उसको स्टोरेज टैंक में स्टोर किया जा रहा था, मतलब पिछले 12 साल से वो जो वाटर है उसको स्टोरेज टैंक में स्टोर किया जा रहा था। और मैं आपको बता दूं कि वहां पर लगभग 1046 स्टोरेज टैंक है और हर मतलब कि वहां पर जो पूरी कैपेसिटी है स्टोर करने की वो है 1343 मिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर। बहुत सारा वाटर जो है वो स्टोरेज करने की फैसिलिटीज वहां पर लगाई गई थी, लेकिन अब क्या हुआ है कि ये जो फैसिलिटी है, वो जो पूरा स्टोरेज टैंक है वो फुल हो चुका है। तो जाहिर सी बात है जब ये पानी का जो स्टोरेज है फुल हो चुका है तो या तो अब ये किया जाए कि एक नया स्टोरेज, पूरा बड़ा बड़ा स्टोरेज टैंक बनाया जाए। लेकिन जापान ने क्या किया है कि वो नया टैंक ना बनाकर अब इसी वाटर को, ये जो वाटर बचा है उसको ट्रीट करके, उसको सही करके, उस वाटर को थोड़ा सा ठीक करके अब जापान कर रहा है कि हम उसको पानी के अंदर रिलीज करेंगे, पैसिफिक ओशन में रिलीज करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि वो पानी क्यों रिलीज हो रहा है। देखो अब इसका प्लान क्या है, देखो मैं आपको बताता हूं कि वहां की जो इसका देखभाल करती है पावर प्लांट का, जब से ये पूरा हादसा हुआ, उसका नाम है टेपको, दैट इज टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी। ये लोग क्या कर रहे हैं, जो कंटैमिनेटेड वाटर है इस समय जो स्टोरेज टैंक में रखा हुआ है उसको ट्रीट कर रहे हैं। ट्रीट करने का मतलब यह है कि उसमें से जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है वो हटाया जाता है। लेकिन क्या हो रहा है कि वाटर में बहुत सारे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, उस कितना भी आप ट्रीट कर लो, उस वाटर को कितना भी आप ट्रीट कर लो, लेकिन उसमें से एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जिसका नाम है ट्राइटियम। ट्राइटियम बेसिकली हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, उसको आप वाटर से नहीं कर सकते, हटा सकते, कंप्लीटली आप नहीं हटा पाओगे, वो वाटर में ही रहता है बेसिकली। तो उसको हटाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो कंटामिनेट हो गया है। आप बाकी के रेडियो एक्टिव आइसोटोप को हटा दिया है, जापान का कहना है कि हमने बाकी के रेडियो एक्टिव आइसोटोप को हम फिल्टर करके हटा देंगे, लेकिन ये ट्राइटियम को हटाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए क्या है कि यहां पर एक पर्टिकुलर लेवल से आपको नीचे बस उसको कम करना होता है। तो IAEA दैट इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का कहना है कि यहां पर जो वाटर है उसमें एक सर्टेन लेवल अगर ट्राइटियम की मात्रा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब उसको आप नीचे ले आओ उस लेवल को और फिर आप उसको कोस्टल में, मतलब कि समुद्र में रिलीज कर दो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं आपको यह भी बता दूं, पानी रिलीज करने के पहले जो है 1 किलोमीटर का वहां पर एक टनल बनाया गया है जो कि समुद्र के अंदर होगा। मैं आपको दिखाता हूं अगेन, ये जो आप देख रहे हो ना, यहां से कोस्टल जो रीजन है उसमें से 1 किलोमीटर का एक टनल बनाया गया है ताकि वो जो पानी रिलीज होगा वो समुद्र के एकदम अंदर जाकर रिलीज हो। तो इस तरह का जापान ने प्लान बनाया है। और मैं आपको बता दूं, जो फिल्टर करने का प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं, ALPS दैट इज एडवांस लिक्विड प्रोसेसिंग सिस्टम। ये सिस्टम क्या करता है, अगर कोई कंटैमिनेटेड वाटर है जिसमें न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव रेडिएशन देखने को मिलते हैं तो उसमें से 62 डिफरेंट प्रकार के जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है वो इस प्रोसेस के माध्यम से हटा दिया जाता है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, इसमें जो ट्राइटियम है वो हटाना बहुत मुश्किल है, वाटर में से हटाना। तो यहां पर जो कंपनी है टेपको, उनका कहना है कि जब तक वो सर्टेन लेवल के नीचे नहीं आ जाता कंटैमिनेटेड वाटर में जो ट्राइटियम है,
ट्रीटियम जो है वो सर्टेन लेवल के नीचे नहीं आ जाता, तब तक हम उसको ओशन में रिलीज नहीं करेंगे। हम उसको बार बार फिल्टर करते रहेंगे और सर्टेन लेवल के नीचे आने के बाद ही हम उसको ओशन के अंदर, पैसिफिक ओशन के अंदर रिलीज करेंगे। और यहां पर उनका, जापान का यह कहना है कि इस तरह का जो प्रोसेस है वो पूरे दुनिया भर में अपनाया जाता है, इसमें कोई हार्म नहीं होगा। मतलब कि देखो, अगर वो सर्टेन लेवल के ऊपर है, पानी के अंदर अगर ट्राइटियम की मात्रा ज्यादा है, तो ये क्या कर सकता है, हमारे कैंसर रिस्क हो सकता है, हमारे बॉडी को पेनिट्रेट कर सकता है। लेकिन अगर आप उसको सर्टेन लेवल के नीचे ले आओ तो हमारे बॉडी को कोई हार्म नहीं होगा, ये बताया जाता है ज्यादातर साइंटिस्ट के द्वारा। और इनफैक्ट मैं आपको ये भी बता दूं कि ये पूरा प्रोसेस करने में कई दशक लग जाएगा। मैंने आपको बताया ना कि वहां पर फुकुशिमा में बहुत सारा वाटर टैंक है, 1000 से ज्यादा वाटर टैंक पड़ा हुआ है। तो उन सारे वाटर टैंक में जो पानी है उसको फिल्टर करके समुद्र में रिलीज करने में इसको लगभग 30 साल लग जाएंगे, 30 ईयर्स लग जाएंगे। तो पानी को भी हटाना है, फिर उसके साथ साथ जो पूरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको भी वहां से एकदम पूरी तरह से खत्म करना है, ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। आई होप कि आप समझ पे आगे होंगे कि यहां पर चल क्या रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या जापान को अलाउड है ये वाटर को रिलीज करना। देखो, जापान की जो एटॉमिक एजेंसी है और IAEA, उन दोनों से अप्रूवल मिल गया है कि वो लोग पानी को रिलीज कर सकते हैं, इसमें एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं और जो फिशिंग एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, यहां पर ओशन कंटामिनेशन हो सकता है, काफी ज्यादा एनवायरमेंटल डैमेज हो सकता है, वहां पर जो फिशेज हैं वो मर सकती हैं, जिसकी वजह से जो फिशिंग रेवेन्यू है वो भी यहां पर कम हो जाएगा, जो मछुआरे हैं उनके लिए प्रॉब्लम आ जाएगी। तो क्वेश्चन ये है कि क्या कोई अदर अल्टरनेटिव है इसका। मतलब अगर आप इसको पानी, जो ट्रीटेड वाटर है, अगर आप उसको ओशन में ना रिलीज करके, क्या आप उसको कोई और अल्टरनेटिव है। देखो, एनवायरमेंटल ग्रुप्स का कहना है कि हाँ बिल्कुल है, लेकिन जापान सरकार वो नहीं सुन रही है। सबसे पहला अल्टरनेटिव है कि आप और ज्यादा स्टोरेज बना दो, और नए नए स्टोरेज बना दो, ताकि यहां पर जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाई जा सके। लेकिन यहां पर फिर बाकी के कई सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि देखिए, ये बहुत डेंजरस हो सकता है। आप बहुत सारा स्टोरेज बनाते जाओ, पानी को स्टोर करके रखते जाओ, उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट रहेंगे, फिर क्या होगा, फिर अल्टीमेटली जापान, आपको पता ही है कि वो अर्थक्वेक जोन है, तो वहां पर अचानक से कभी अर्थक्वेक आया और वो स्टोरेज टैंक को नुकसान हुआ, तो फिर से वो पूरा ग्राउंड में वो फैल जाएगा, तो ये और ज्यादा नुकसान क्रिएट कर सकता है। फिर यहां पर दूसरा जो ऑल्टरनेटिव बताया जा रहा है वो ये है कि स्टोरेज टैंक के अंदर जो पानी पड़ा हुआ है उसको आप इवेपोरेट कर दो। मतलब जब आप पानी को गर्म करोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो भाप बन के इवेपोरेट हो जाएगा। तो एक ये भी ऑल्टरनेटिव बताया जा रहा है कई सारे लोगों के द्वारा। लेकिन यहां पर भी जापान के अंदर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि नहीं, ये तो और ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। मतलब कि यहां पर मान लो अगर जो टॉक्सिक एलिमेंट हैं, जो रेडियो एक्टिव रेडिएशन है, अगर वो आप हवा में रिलीज कर दोगे तो हवा में तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो दूर दराज के इलाके तक जा सकता है, इस तरह की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये पूरा अभी कहानी चल रहा है। आई होप आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी कि जापान में हो क्या रहा है, पानी क्यों रिलीज हो रहा है, और चाइना भी क्यों रिटेलिएट कर रहा है इस चीज को लेकर। तो अपनी अपनी प्रॉब्लम है सबकी, आपका क्या सोचना है इसको लेकर आप बता सकते हैं। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो, न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर कंट्रोल रॉड्स के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में कंट्रोल रॉड्स के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।